साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट की गिनती होती है, शेड्यूल कास्ट के नाम पर अकाउंट है, आदिवासी की गिनती होती है, आदिवासी के नाम पर अकाउंट है, लेकिन भारत में ओबीसी के नाम पर भारत के किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है। ओबीसी का अकाउंट धर्म के नाम पर है और धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण है, इसलिए अकाउंट में जितने भी पैसे आते हैं उसका मालिक ब्राह्मण है। सिर्फ ओबीसी में इस देश में हवा भरी जाती है। हवा, अरे एससी के लोग अछूत है, आप सछूत हो। हवा भरी जाती है और हवा भरने से इतने फूल जाते हैं कि वो अपने आप को फिर ब्राह्मण के बराबरी में मानने लगते हैं। खुशी महसूस होती है, जनेऊ मिल गया तो फिर हो ये किया, मन को शांति मिलती है कि हम शेड्यूल कास्ट से ऊंचे हैं, हम आदिवासी से ऊंचे हैं, शांति मिलती है मन को। सत्यानाश कितना हो रहा है कुछ ध्यान में आ रहा है? नहीं। मन की शांति से अगर कल्याण हुआ होता, मन की शांति से अगर विकास हुआ होता तो क्यों काम करने की जरूरत पड़ती? लोग ध्यानस्थ बैठ जाते हैं मन की शांति करने के लिए। तो आखिरकार इस देश में ओबीसी का अकाउंट क्यों नहीं है? ये सारी बातें मैं डिटेल में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा अगर सत्यानाश किसी का हो रहा है तो इस देश में आज ओबीसी का सबसे ज्यादा सत्यानाश हो रहा है। कैसे? 52% ओबीसी है, अंग्रेज काल का आंकड़ा है। तब पाकिस्तान बांग्लादेश इंक्लूड था, तब का आंकड़ा है 52%। पाकिस्तान इंक्लूड था, बांग्लादेश इंक्लूड था, तब का आंकड़ा है ओबीसी इस देश में 52% है। अब 20% मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए। जब 20% मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए तो भारत में कितने परसेंट लोग रहे? 80% लोग रहे। अब 80 की आंकड़ेवारी निकालनी है तो 80 की आंकड़ेवारी निकालना पड़े, शेकड़ा बनाना पड़ेगा ना, तो 80 को 100 बनाना पड़ेगा ना। तो जब 80 को 100 बनाओगे तो खींचा जाएगा ना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी अगर गिनती होती है तो इस देश में ओबीसी 52% नहीं 65% ओबीसी होगा। 65%। लेकिन इस देश में गधों की गिनती करते हैं, जानवरों की गिनती करते हैं, नदी नाले कितने हैं सरकार को मालूम है, पेड़ पौधे कितने हैं सरकार को मालूम है, रोड कितने हैं सरकार को मालूम है, ओबीसी कितने हैं सरकार को मालूम नहीं है। फिर सवाल पूछा ओबीसी के लोगों ने कि हमारी गिनती क्यों नहीं करते? तो सरकार ने कहा जाति आधारित गिनती करेंगे तो जातिवाद बढ़ेगा। तो जाति आधारित गिनती करोगे तो जातिवाद बढ़ेगा, तो एससी एसटी की गिनती क्यों करते हो? फिर ओबीसी की गिनती करने से जातिवाद बढ़ेगा, तो एससी एसटी की गिनती क्यों करते हो? ओबीसी की क्यों नहीं करते हो? चलो, जाति आधारित गिनती करने से जातिवाद बढ़ेगा तो फिर ओबीसी की गिनती धर्म के नाम पर करते हो, तो फिर धर्म के नाम पर गिनती करने की वजह से आज इस देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। तो फिर धर्म के नाम पर गिनती करना बंद करो। अगर इस देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं
ये धर्म के नाम पर गिनती होने की वजह से देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे। ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है कि वो अपने आप को शूद्र ही नहीं मानता है, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन ओबीसी अपने आप को शूद्र मानना शुरू करेगा, जिस दिन ओबीसी अपने आप को गुलाम समझना शुरू करेगा, तब ना आजादी के लिए, तब ना समस्या का समाधान के लिए इस देश में कुछ करेगा, तब ना कुछ करेगा। भारत में सबसे बड़ी समस्या अगर इस देश में, मैं 16 साल से 32 स्टेट और 370 जिलों में फिजिकली मेरे कार्यक्रम हुए, मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, ओबीसी अपने आप को शूद्र मानने के लिए तैयार ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा राजा था। यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग हैं उनसे तो मजबूत तो नहीं है ना जितने छत्रपति शिवाजी महाराज मजबूत थे। समझाने के लिए उदाहरण, हम उतने तो मजबूत नहीं है ना शिवाजी महाराज सरी के। राजा आदमी, पैसों की कमी थी क्या? नौकर चाकर की कमी थी क्या? उतने तो हम हैं नहीं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को जब राजा बनना था तो ब्राह्मणों ने कहा राजा नहीं बन सकते। ये हो तो बोले आप शूद्र है, राजा नहीं बन सकते। शिवाजी महाराज को कह रहे आप शूद्र है, राजा नहीं बन सकते। छत्रपति शाहू महाराज, उनका भी अपमान किया, उनका भी राज्याभिषेक नकारा। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ओबीसी के महान नेता, जिन्होंने 1 जनवरी 1848 में इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज के लिए और खास करके महिलाओं के लिए स्कूल का निर्माण किया। ओबीसी के महान नेता ब्राह्मणों ने ज्योतिराव फुले के पिताजी को कहा, गोविंदराव फुले को, कि आपका बेटा धर्म के विरोध में काम कर रहा है, ये अधर्मी है। तो ज्योतिराव फुले को अपना घर छोड़ना पड़ा। ज्योतिराव फुले जब पूना में आए तो उनको रहने के लिए SC ST OBC के लोगों ने मकान नहीं दिया। एक मुस्लिम व्यक्ति था उस्मान शेख, उसने ज्योतिराव फुले को रहने के लिए घर दिया। जितने भी आंदोलन इस देश में चले, जितने भी आंदोलन चले, आपको खास बात बताओ, और जितने भी महापुरुषों ने, बहुजन समाज के महापुरुषों ने आंदोलन चलाए, वो सारे के सारे ओबीसी के लोग थे। सिर्फ 2-4 लोग छोड़ दिया जाए। जितने भी महापुरुष पैदा हुए हमारे समाज में, तथागत बुद्ध से लेकर आखिरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो शेड्यूल कास्ट थे। तथागत गौतम बुद्ध शाक्यगण के थे। वर्तमान का शाक्यगण ओबीसी में है। सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य, आज जितने भी मौर्य हैं ओबीसी में है। चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले हो, छत्रपति शाहू महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, जितने भी महापुरुष पैदा हुए ओबीसी के हुए। लेकिन ओबीसी के दिमाग में क्या बताया गया, पढ़ाई में क्या पढ़ाया गया, ये समाज सुधारक थे। और कौन से? दलितों के लिए इन्होंने काम किया। इतिहास में लिखा कि ये समाज सुधारक थे और इन्होंने काम कौन सा किया? दलितों के लिए काम किया। तो हमारे महापुरुषों ने कोई चैरिटी वर्क किया किसी समाज के लिए? कोई उदाहरण है क्या? चैरिटी वर्क कोई किया? कोई उदाहरण है? अच्छा, महापुरुषों को अक्ल कम थी और हम लोगों को पढ़ाई ज़्यादा मिली इसलिए अक्ल ज़्यादा है। कोई चैरिटी वर्क किया हमारे महापुरुषों ने?
सुधारनावादी कार्य किया हमारे महापुरुषों ने, सुधारने का काम किया या परिवर्तन के लिए जिंदगी लगाई? हमारे महापुरुषों ने अपनी जिंदगी लगाई परिवर्तन के लिए, इसीलिए तो महापुरुषों की हत्या हुई। अगर महापुरुषों का काम अगर चैरिटी वर्क होता तो हत्या क्यों होती? सवाल खड़ा हुआ ना, हत्या क्यों होती? छत्रपति शिवाजी महाराज को मोरबंद पिंगड़े नाम के ब्राह्मण ने जहर पिलाया क्यों? छत्रपति शाहू महाराज को फूड पॉइजन दिया ब्राह्मणों ने क्यों? अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज अगर ये समाज सुधारक थे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले समाज सुधारक थे, तो उनका अपमान क्यों हुआ? उनको गोबर पत्थर क्यों मारे गए? समाज सुधारने वाले व्यक्ति को तो सिर पर बिठाया जाता है ना, पत्थर क्यों मारे उनको, गोबर क्यों मारे सावित्रीबाई फुले को? कभी हम लोगों ने सोचा है इसके बारे में? क्योंकि हमारे महापुरुषों का कार्य सुधारनावादी कार्य नहीं था, परिवर्तनवादी कार्य था। और कौन सा परिवर्तन लाना चाहते थे? जिस व्यवस्था ने हमको शूद्र और अतिशूद्र बनाया, उस व्यवस्था को हमारे महापुरुष बदलना चाहते थे। उस व्यवस्था को हमारे महापुरुष बदलना चाहते थे। जिस व्यवस्था ने हमको शूद्र कहा, जिस व्यवस्था ने हमको अतिशूद्र कहा, जिस व्यवस्था ने किसी समाज के साथ में अछूत का व्यवहार किया और एक समाज को जंगल की ओर खदेड़ दिया, जिसका अभी तक बुद्धि का विकास नहीं हुआ, आदिवासी समाज, उस व्यवस्था को हमारे महापुरुष बदलना चाहते थे। बदलने के लिए हमारे महापुरुषों ने जिंदगी लगाई, लेकिन इतिहास में ब्राह्मणों ने लिखा सुधारक थे, समाज सुधारक थे। हमारे लोगों ने इतिहास समाज सुधारकों का पढ़ा। हमारे महापुरुषों के बारे में लिखा समाज सुधारक। और बाल गंगाधर तिलक, नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में लिखा, ये क्रांतिकारी थे, आजादी आंदोलन इन लोगों ने चलाया और हमारे महापुरुष ये समाज सुधारक थे। जो परिस्थिति है, तो इस वजह से इन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथियों, प्राचीन काल में गण व्यवस्था थी। गण व्यवस्था समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण था। गण व्यवस्था, बुद्धा के पहले जो 28 बुद्ध होकर गए, गण व्यवस्था थी। गण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, गण व्यवस्था में जाति व्यवस्था नहीं थी। जब इस देश में आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्यों ने गण व्यवस्था का अध्ययन किया, गण व्यवस्था को खत्म किया और आर्यों ने वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ब्राह्मणों की देश चलाने की यंत्रणा थी। बहुत सारे लोगों को वर्ण व्यवस्था समझ में नहीं आती है। वर्ण व्यवस्था ये ब्राह्मणों की देश चलाने की यंत्रणा थी। जैसे अभी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में 4 पिलर है देश चलाने के लिए। क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम, और ये 4 स्तंभ पर ये लोकतंत्र खड़ा है। उसी प्रकार से ब्राह्मणों ने उनकी व्यवस्था चलाने के लिए यंत्रणा बनाई, वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओबीसी ब्राह्मण है क्या? ओबीसी ब्राह्मण है? क्षत्रिय है? वैश्य है? तो कौन है फिर? शूद्र है। एससी एसटी के तो वर्ण में रखने लायक भी ब्राह्मणों ने हमको समझा नहीं। वो वर्ण बाह्य लोग थे। एससी एसटी को तो उस लायक ही समझा नहीं कि इनको वर्ण व्यवस्था में रखा जाए। हम तो वर्ण बाह्य लोग थे। एससी एसटी के लोग वर्ण बाह्य थे। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में एससी एसटी को लिया ही नहीं। तो गण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जाति नहीं थी। हम लोग एक वंश के लोग थे। और जब आर्यों का आक्रमण हुआ और उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था बनाई,
उन्होंने जो कर्मकांड, पाखंड और अंधश्रद्धा देश में निर्माण की, इस वजह से 3 गुट निर्माण हुआ। इतिहास है, अगर हम इतिहास सही तरीके से अगर पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा प्राचीन काल में गण व्यवस्था थी, गण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं थी। तो कौन थे हम लोग? एक ही वंश के लोग थे। जब आर्य भारत में आए, उन्होंने जो आक्रमण किया और जो वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई, उस वर्ण व्यवस्था की वजह से 3 समूह निर्माण हुए। कौन से? जिसने विरोध किया तो उनको गांव के बाहर रखा, उनके साथ अछूत का व्यवहार किया, जिनको अनटचेबिलिटी कहा गया, जिनको आज शेड्यूल कास्ट कहते हैं। एक भाई ने विरोध किया तो उनको गांव के बाहर रखा गया, उनके साथ अछूत का व्यवहार किया, जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। दूसरे भाई ने वर्ण व्यवस्था का चेहरा देखना पसंद नहीं किया, जंगल की ओर चले गए और अपनी कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व बरकरार रखा, वो आदिवासी बन गए। तीसरे भाई ने सोचा, एक ने विरोध किया गांव के बाहर है अछूत बनकर, दूसरा जंगल की ओर है, अगर मैं भी विरोध करूं तो न जाने मुझे कहां जाना पड़ेगा, इसलिए वो गांव में रहना पसंद किया। वो ओबीसी है, जिनको शूद्र कहा गया वर्ण व्यवस्था। ये आधार बता रहा हूं और इसका डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। अगर हम एक वंश के लोग नहीं हैं तो SC ST की, OBC के लोग, 3 लोग, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, अपना DNA टेस्ट कर लीजिए। DNA के आधार पर हम लोग एक लोग हैं। DNA कोई काल्पनिक कथा नहीं है, मेडिकल साइंस का मामला है। मलेरिया है या नहीं, टेस्ट होती है। कोरोना है या नहीं, निगेटिव है, पॉजिटिव है, टेस्ट होती है। और DNA जो है वो ट्रांसफर होते रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। 21 मई 2001 में DNA रिपोर्ट पब्लिश हुआ। उत्तर विश्वविद्यालय अमेरिका में जो माइकल वामशाद है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड, उसने 4 साल रिसर्च किया भारत में 1996 से लेकर 2000 तक, और साबित हुआ SC ST OBC और माइनॉरिटी, मतलब SC ST OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए। जैसे बहुत सारे आदिवासी ईसाई बन गए, विदेशी है क्या? बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग जो है मुसलमान बन गए, सिख बन गए, विदेशी है बोलो। तो DNA टेस्ट हुआ और DNA से साबित हुआ हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो है मूल निवासी है। ब्राह्मणों का भी DNA टेस्ट हुआ और ब्राह्मणों का DNA SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में जोड़ा, 1% भी जुड़ा है। हमारे साथ में 1% भी जुड़ा है। प्राचीन काल में कोई जाति नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, हम एक ही वंश के लोग थे। तो ये आर्यों के आक्रमण की वजह से ये विभाजन हुआ। एक ने विरोध किया तो अछूत कहा, दूसरे ने चेहरा भी देखना पसंद नहीं किया, वो जंगल की ओर चले गए, अपनी संस्कृति बरकरार रखे। एक भाई ने, उनको आदिवासी कहा गया। तीसरे भाई ने सोचा, साला हम भी विरोध करेंगे, ना जाने कौन से नर्क में हमें डालेंगे, तो वो गांव में रहना पसंद किया। उनको शूद्र कहा, जो वर्तमान के OBC है, पिछड़े हैं, जिनको वर्ण व्यवस्था में काम दिया। कौन सा? ऊपर के 3 ही वर्णों की सेवा करना। SC ST तो उस लायक भी समझे नहीं अछूत। अब जिनके साथ अछूत का व्यवहार हुआ, उनको सेवा करने के लिए थोड़ी ना रखेंगे। ये सिद्धांत मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये सिद्धांत मैं इसलिए समझा रहा हूँ, हम लोग एक वंश के लोग हैं। डाउट है तो चेक करो, टेस्ट करो। पैसे भी लगने नहीं देंगे, डॉक्टर साहब इधर ही बैठी हुई है और लैब टेक्नीशियन भी है उनके पास, पैसे भी लगने नहीं देंगे अगर डाउट है तो। ये है डीएनए। तो साथियों, तो इस देश में अगर 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण
आज अगर देश के ऊपर राज कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा राज है कि वो 2 षड्यंत्र इस देश में करते हैं। बहुत खास बात, ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5% है। अगर 3.5% ब्राह्मण इस देश के ऊपर राज कर रहे तो चीन का माओ, तो माओ से तुमने एक बात कही कि अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज तभी कर सकते हैं जब अल्पसंख्य लोग संगठित हो और बहुसंख्य लोग असंगठित हो। हजारों साल से राज कर रहे 2 षड्यंत्र, हजारों साल से 2 षड्यंत्र। पहला है विभाजन, जिससे हम SC ST OBC के लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। विभाजन से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे। पहला विभाजन किया वर्ण व्यवस्था, जिसमें हमको शूद्र अति शूद्र बनाया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था, SC में 1703 जाति, आदिवासियों में 850 जाति, OBC में मंडल आयोग के अनुसार 3743 जाति, और कुछ जातियां जो SC ST OBC से धर्म परिवर्तन किया उनमें चले गए। ऐसे भारत में 6243 जाति। दूसरा विभाजन, दुनिया का सबसे बड़ा विभाजन जाति व्यवस्था। ब्राह्मण ने क्या कहा? जाति किसने बनाई? भगवान ने। दुनिया में कहीं पर जाति नहीं, भारत में जाति है। दुनिया में कहीं पर जाति नहीं, भारत में जाति है। बोलता है भगवान ने बनाया। तो भगवान को अमेरिका में पैदा होने के लिए कोई तकलीफ थी क्या? हाँ, जो अमेरिका में जाति नहीं, भारत में है। इंग्लैंड में पैदा होने के लिए कोई तकलीफ थी क्या भगवान को? ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने के लिए कोई तकलीफ थी? अच्छा, वो गोला के लोग हैं क्या अमेरिका इंग्लैंड वाले? इसी सृष्टि के है ना, इसी जमीन पर रह रहे हैं ना। तो ये झूठ ब्राह्मणों का पकड़ा गया कि भगवान ने जाति बनाई। दुनिया में कहीं पर जाति नहीं। हमें कैसे पता चला? क्योंकि बाम से भैरव नंदू भैरव का संकट थोड़ी ना आया, गिरिडीह का या झारखंड का। बाम से यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, 55 देशों में कार्यरत है, और अभी तक हम लोगों ने 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लिए हैं, इंग्लैंड में और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में। तो हमें जानकारी है कि दुनिया में जाति नहीं है, भारत में जाति है। तो बोले भगवान ने जाति बनाई, झूठ पकड़ा गया। तो पंडित तो महान होते हैं ना, पंडित महान होते हैं, पंडित बुद्धिमान नहीं है। ये बात गाढ़ बांध कर रखना। पंडित और बुद्धिमान का कोई संबंध ही नहीं, पंडित और षड्यंत्रकार, बस इतना ही संबंध है। पंडित और षड्यंत्रकार। 10 ब्राह्मण एक साइड में, बामसेव का कैडर सिर्फ अकेला एक साइड में। लाइव टेलीकास्ट करो बोलना, उनके जितने भी धर्म ग्रंथ है ना वो लेकर आओ बोलना और करो बोलना लाइव टेलीकास्ट। बामसेव का सिर्फ एक कैडर, सिर्फ एक, और 10 पंडित लाइव टेलीकास्ट। उनके हजारों साल के धर्म ग्रंथ ऐसे डाल देंगे ना कि दोबारा निकलेंगे नहीं। तो ब्राह्मण बुद्धिमान है ही नहीं, षड्यंत्रकारी। पहला षड्यंत्र वर्ण व्यवस्था, दूसरा जाति व्यवस्था, विभाजन उनका सबसे बड़ा हथियार है। भगवान का कार्यक्रम झूठ हुआ तो फिर कहा जाति कर्म से बनी। क्या कहा? जाति कर्म से बनी। अब कर्म का मतलब क्या है? जो काम करता है वो कर्म। तो कौन सा काम? तो जो चमड़े का काम करता है तो ब्राह्मण ने कहा ये चमार है। जो कपड़े धोने का काम करता है कहा धोबी है। मटके बनाने का काम करता है कहा कुंभार है, प्रजापति है। कपड़े सिलाने का काम करता है तो कहा ये दर्जी है। तो अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, मटके का पानी पीने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, कुम्हार नाम की जाती है अमेरिका में। अमेरिका में भी जूते चप्पल सिलाने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, पहनने वाले लोग हैं, चमार नाम की जाति है। अमेरिका में भी कपड़े धोने वाले लोग हैं, धोबी नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं, दर्जी नाम की जाति। दुनिया में भी कर्म होते हैं ना। इसका मतलब भगवान ने भी जाति नहीं बनाई, ना ही कर्म से जाति बनी। जाति काय में होती है और किसने बनाई?
जाति काय में होती है? जानवरों में। घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, इसको एक ही नाम है जानवर। कुत्ता, बकरा, गाय, बैल, भैंस, एक ही नाम है जानवर। अब इनमें क्या जाती है? घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है। ये ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है। इधर घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है। जो जानवर शरीर का जो जानवरों में जो जाति है वो जाति इंसानों में निर्माण करती है। जानवर के आकार से, प्रकार से, आवाज से पहचान में आता है या नहीं किस जाति का जानवर है? क्या इंसान के आकार से, प्रकार से, आवाज से कोई बता पाएगा ये किस जाति का इंसान है? बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं तो जानवर के टट्टी से पता चलता है इस जानवर की टट्टी है। क्या इंसान के टट्टी से कोई बताएगा? ये चमार की है, ये कुंभार की है, कोई बताएगा? ये दर्जी की है, ये कुर्मी की है, यादव की है, कुंभी की है, मराठा की है, पटेल की है, कोई बताएगा? ना। पहला विभाजन वर्ण व्यवस्था, दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था। ये विभाजन से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। बुद्ध जन्म के पहले 2500 साल इस देश में वर्ण व्यवस्था प्रस्तावित थी। उसके बाद में तथागत बुद्धा का जन्म हुआ, सिद्धार्थ शुद्धोधन शाक्य। जब बुद्धा जन्मे तो 2500 साल पहले वर्ण व्यवस्था प्रस्तावित थी। वर्ण व्यवस्था में बुद्धा का जन्म है। बुद्धा ने 45 साल में 2500 साल की वर्ण व्यवस्था खत्म कर दी। 45 साल में। क्यों? बुद्ध भगवान थे, हाथ घुमाया और बदल गया? बिल्कुल नहीं। बुद्धा ने इतने कम समय में वर्ण व्यवस्था क्यों खत्म की? क्योंकि बुद्ध काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में हम सब लोग एक ही वर्ण के थे। तो बुद्धा ने शूद्र को इकट्ठा किया। 45 साल में 2500 साल की वर्ण व्यवस्था खत्म कर दी। आज वामन मेश्राम साहब के सामने क्या समस्या है? 6243 जाति। आज वामन मेश्राम साहब अगर 45 साल से काम कर रहे हैं, आज हमारे सामने क्या समस्या है? तो 6243 जाति। एक जाति का कार्यक्रम रखो, दूसरी नहीं आती, दूसरी का रखो, तीसरी नहीं आती, तीसरी का रखो, चौथी नहीं आती। एससी का कार्यक्रम होगा, ओबीसी नहीं आता, ओबीसी का होगा। आदिवासी नहीं आता, आदिवासी का होगा। मुसलमान नहीं आता। है हमारे सामने संकट। ये 6243 जाति जो ब्राह्मणों ने बनाई, सबसे बड़ा दुनिया का विभाजन, हमको अलग करने का, जो हम लोग एक ही वंश के लोग हैं, हमारे ऊपर राज करने के लिए 6243 जातियां बनाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में एक सबसे बड़ी क्रांति की, और उस क्रांति का नाम है सामाजिक क्रांति। कि 6243 जाति को बाबा साहब ने 4 कैटेगरी में बनाया। कितनी बड़ी क्रांति है? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। अब हमें क्या करना है? अब हमें जाति का संगठन बनाना नहीं है, जाति के कार्यक्रम लेना नहीं है, जाति को जागरूक करना नहीं है। बस हमें करना क्या है? तो जो 6243 जाति 4 कैटेगरी में बाबा साहब ने लाई, वाम से उन 4 कैटेगरियों को इकट्ठा करके मूल निवासी बहुजन समाज हम लोग निर्माण करना चाहते हैं। क्योंकि जाति हमारी पहचान नहीं है। जाति ये ब्राह्मणों ने दी हुई पहचान है। जाति ये ब्राह्मणों ने बनाई, इसलिए बनाई ताकि हम लोग जाति में विभाजित रहे। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं, जातियों में बांटे हुए लोग हैं, ताकि हम लोग विभाजित रहे और ब्राह्मण हमारे ऊपर राज कर सके। जाति ये ब्राह्मणों का हथियार है, और हमारे लोग अपने जाति पर गर्व भाव महसूस करते हैं। अब जाति ब्राह्मणों का हथियार है गुलाम बनाने का, और हमारे लोग जाति पर गर्व महसूस करते हैं। देखिए बहुत खास बात बता रहा,
हमारे लोग जाति पर गर्व महसूस करते, और जाति ब्राह्मणों का हथियार है हमको गुलाम बनाने का। मतलब हमारे लोग गुलामी का गर्व भाव महसूस कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? गुलामी का गर्व भाव महसूस कर रहे हैं। ये जातिवाद जो है, ये जातिवाद ब्राह्मणवाद का भक्ष्य है। कैसे? तालाब में मछली पकड़ने के लिए कोई गए क्या? यहाँ पर बैठे जो लोग हैं, कोई गए हैं मछली पकड़ने के लिए? हाँ, तो तालाब में जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो कीर का इस्तेमाल करते हो ना, और कीर में क्या लगाते हैं? चारा लगाते हैं। लगाते हैं, चारा लगाते हैं, केचुआ लगाते हैं, और वो कीर पानी में छोड़ते हैं। मछली वो चारे को खाने के लिए आती है। मछली को मालूम होता है कि वो लटकने वाली है, मालूम होता है लटकने वाली है। उसी प्रकार से ब्राह्मणों ने, हमारे जातियों ने एक एक दलाल पैदा किया जो उस जाति को चुनाव के दौरान मैनेज करता रहता है, चारे का काम करते रहता है, केचुआ का काम करते रहता है, जाति को आधार बनाकर टिकट देते हैं। जिस विधानसभा में जिस जाति की संख्या ज्यादा होती है उस बदमाश को टिकट देते हैं। आपके सामने वो चारा खड़ा कर देता है। समाज को लगता है मेरे जाति का है, मेरे समाज का है, समाज उसके साथ में खड़ा हो जाता है, मजबूत ब्राह्मण हो जाता है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए हम लोग गिर और चारे का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण अपना राज्य प्रस्तावित करने के लिए जाति जातियों में एक एक केचुआ निर्माण करता है और उसके माध्यम से उस जाति को गुलाम बनाता है, उसके माध्यम से उस जाति को चुनाव में उसका इस्तेमाल करता है। वोट बैंक के तौर पर दिखाई देता है हमारे जाति का, दिखाई देता है हमारे समाज का, हमारे लोग उसको समर्थन देते हैं और उसका वोट उसको चला जाता है, पार्टी को चला जाता है, जो परिस्थिति होता है। तो ये जाति जो है ये ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा हथियार है हमको विभाजन करने का। ब्राह्मण बोलता है ना आखिरी हथियार ब्रह्मास्त्र। आप लोगों ने रामायण महाभारत सुना होगा ना, जब कोई राक्षस कंट्रोल नहीं होता है तब आखिरी हथियार निकालता था। कब? जब उसके सारे हथियार खत्म हो जाते थे तब आखिरी हथियार। ये जो राक्षस नाम दिया ना, ये कौन है जानते हैं? हम मूल निवासी लोग हैं। मूल निवासी लोगों को राक्षस कहा गया, दास्य कहा गया। मतलब ऐसे नाम हम लोगों को दिए। तो ये मूल निवासी लोग थे। तो आखिरी हथियार कहते थे रामायण में ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र कोई हथियार नहीं है। ब्रह्मास्त्र ब्राह्मणों का क्या है? यही है विभाजन। ये विभाजन उनका सबसे बड़ा हथियार है, हजारों साल से चलाते आ रहे। और दूसरा हथियार है अज्ञानता। दूसरा हथियार अज्ञानता। अज्ञानता इतनी फैली हुई है, कर्मकांड पाखंड में हमारे लोग इतने घुसे हुए हैं कि इस अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। हम शिक्षित हैं, जागरूक कहाँ है? हम शिक्षित हैं, हमने शिक्षा काय के लिए ली? तो शिक्षा का ऑब्जेक्टिव है, एकेडमिक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है ओनली फॉर करियर। यहाँ पर जितने भी लोगों ने पढ़ाई ली करियर के लिए। जागरूक व्यक्ति किसे कहते हैं? जागरूक व्यक्ति उसे कहते हैं जिनको दोस्त और दुश्मन की पहचान है। जागरूक व्यक्ति उसे कहते हैं जिसको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो, उसे जागरूक कहते हैं। क्या वर्ण व्यवस्था मुसलमानों ने बनाई क्या? मुसलमानों ने। क्या जाति व्यवस्था मुसलमानों ने बनाई? वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई।
जाति व्यवस्था कब बनी? जब मौर्य साम्राज्य का 10वां सम्राट बृहद्रथ की हत्या तब पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, तब भारत में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। ये पुष्यमित्र शुंग ने किया। मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, मुसलमानों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, मुसलमानों ने अछूत निर्माण नहीं किया, मुसलमानों ने स्त्री दासता नहीं लाई, मुसलमानों ने कर्मकांड नहीं लाए, मुसलमानों ने पाखंड नहीं लाए, मुसलमानों ने निजीकरण नहीं लाया, मुसलमानों ने आरक्षण खत्म नहीं किया, मुसलमानों ने नौकरियां खत्म नहीं की। समझ में आ रहा है कुछ? ये मुसलमानों ने किया क्या? नहीं किया। लेकिन हम लोगों को क्या बताया जाता है कि हमारा दुश्मन कौन है? मुसलमान हमारा दुश्मन है। कौन सा काम मुसलमान ने ऐसा किया जिसको दुश्मन माना जाए? एक उदाहरण बता। चलो कोई एक उदाहरण, कि मुसलमानों ने ऐसा ऐसा किया इस वजह से मुसलमान हमारा दुश्मन है। एक उदाहरण। क्या? किसने बनाए? कौन से मुसलमानों ने बनाए? यही आधार मान के तो मुसलमान को बताया जाता है, इसलिए हमने सब ये जो आप बता रहे हैं, मुगल जो भारत में आए वो लूटने के लिए आए। ये काशी विश्वनाथ का जो मामला आप बता रहे हैं वो तो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। मुगल भारत में लूटने के लिए आए, लूटे चले गए। दूसरी बात, अगर 650 साल अगर मुगलों ने राज किया तो भारत इस्लामिक इंडिया क्यों नहीं बना? 650 साल मुगलों ने राज किया ना, अंग्रेजों ने तो 150 साल किया। इस्लामिक इंडिया क्यों नहीं बना? ये कारण नहीं है कोई एक मस्जिद गिराई, एक मंदिर गिराया इस वजह से मुसलमानों को दुश्मन बताया जाता है। इस देश में बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े सिखों के गुरुद्वारा, बुद्धिस्ट टेम्पल पर हमले हुए। मैं मौलिक बात समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मुसलमान अगर ना वर्ण व्यवस्था बनाई ना जाति व्यवस्था बनाई तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे? लोगों में भी वर्ण व्यवस्था है। हाँ, मुसलमानों में भी वर्ण व्यवस्था है। मैं ये कह रहा हूँ मुसलमानों ने बनाई क्या वर्ण व्यवस्था? जाति व्यवस्था मुसलमानों ने बनाई, निजीकरण मुसलमानों ने लाया, आरक्षण मुसलमानों ने लाया, नौकरियां खत्म मुसलमानों ने की, अछूत ये मुसलमानों ने बनाया। इनका जवाब अगर नहीं है तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे? मुसलमान हमारा दुश्मन क्यों प्रोजेक्ट किया जाता है, ये समझना इम्पोर्टेंट। कि मुसलमान हमारा दुश्मन प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ता है तो भारत के किसी भी ग्राम पंचायत का वो पंच नहीं बन सकता संख्या के आधार पर। तो वो क्या करता है? तो वो SC ST OBC को निशाना बनाता है और टारगेट मुसलमान को करता है। जब इस देश में मुसलमान टारगेट होता है तभी SC ST OBC हिंदू होता है। तब तक SC ST OBC हिंदू नहीं होता जब तक मुसलमान टारगेट नहीं होता। बहुत अलग बता, मुसलमानों को 5-6 चीजों से टारगेट करते हैं। 5-6 चीजों से। पहला, लव जिहाद, घर वापसी, गोमांस खाने पर पाबंदी, गोवंश हत्या पर पाबंदी, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग,
शिवलिंग का मुद्दा, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा, हिजाब का मामला, मस्जिद पर साउंड उतारने का मामला, मदरसा का मामला, हनुमान चालीसा का मामला, ऐसे मुद्दों पर मुसलमानों को टारगेट करता है। मुसलमान निशाना नहीं होता, निशाना SC ST OBC के लोग होते हैं। राजनीतिक हथकंडे समझना बहुत जरूरी है। टारगेट मुसलमान होता है, लेकिन निशाना हम SC ST OBC के लोग हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, और प्रतिक्रिया फसाद से होता है, और फसाद जब तक भारत में मुसलमान टारगेट नहीं होगा तब तक फसाद नहीं होगा। लव जिहाद, गिरिडीह जिला के हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की, लव जिहाद। मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की, लव जिहाद। होगा या नहीं? गिरिडीह में झगड़ा होगा या नहीं? हुआ भी है। हाँ, करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी की, कोई हुआ गिरिडीह में झगड़ा? अडवाणी की भतीजी मुसलमान दामाद, कोई झगड़ा हुआ? भारत में जितने भी कांग्रेस बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर है, RSS के दामाद मुसलमान है, कोई फसाद हुआ आपके गिरिडीह में? क्यों नहीं हुआ? हाँ, अगर इधर हो जाए तो रोड पर उतर जाते हो, अब क्यों नहीं हुआ? यानी उधर उनको मुसलमान दामाद अच्छा लगता है। बात समझा? कांग्रेस बीजेपी के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर है, मशनरी स्कूल में एजुकेशन लिए, आज वर्तमान में ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं। जितने भी टॉप मोस्ट लीडर है, मशनरी स्कूल में एजुकेशन लिए, आज ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं। ईसाइयों का विरोध करना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। SC ST OBC को हिंदू बनाकर रखना ये उद्देश्य है। मुसलमानों को टारगेट करना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ब्राह्मणों का, RSS का। SC ST OBC को हिंदू बनाकर रखना ये टारगेट है। घर वापसी, SC ST OBC के लोगों ने सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान ये धर्म स्वीकारा, हमारे लोगों ने स्वीकारा। ब्राह्मण तो यूरेशिया से आए हुए हैं, खैबर खिल्ली से, तो घर वापसी किसकी होनी चाहिए? ब्राह्मणों की होनी चाहिए ना। तो वो मुसलमानों को बोलते हैं घर वापसी करेंगे, घर वापसी करेंगे। तीसरा है गोमांस खाने पर पाबंदी, गोवंश हत्या पर पाबंदी। इस देश में सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट गाय के मांस का होता है, बैल के मांस का होता है, भैंस के मांस का होता है। और इस देश में 5 कत्तल खाने हैं, और पांचों के पांचों मालिक ब्राह्मण हैं। आपको क्या कहते हैं? वो हमारी माता है, गाय हमारी माता है। 5 कत्तल खाने ब्राह्मणों के, जहाँ पे अरबों खरबों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। क्या जानकारी है आप लोगों को? ये नारा क्यों दिया उन्होंने? गोमांस खाने पर पाबंदी, गोवंश हत्या पर पाबंदी, क्यों नारा दिया? क्योंकि हमारे तहसील में, ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिला में छोटे छोटे बुच्चड़ खाने थे, और जब गाय बैल भैंस काम से चली जाती थी तो उसको बुच्चड़ खाने में बेचते थे, तो कुछ पैसे किसान को मिल जाते थे। वो बड़े बड़े जो कत्तल खाने की बात मैं कह रहा हूँ, जिनका अरबों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उनको गाय बैल भैंस प्रोवाइड नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया, इधर के बुच्चड़ खाने बंद कर दो, गाय डायरेक्ट कंपनी को प्रोवाइड हो जाएगी। ये राजनीति समझ में आई हमको? नहीं आई। करीना ने शादी की, कोई बहुत बढ़िया पिक्चर देखते हो आप लोग, लेकिन इधर अगर हिंदू मुसलमान की शादी हो गई, दंगा हो जाएगा। ये मानसिकता बनाई आपकी। इसका मतलब हम कितने जागरूक हैं? 5वां बिंदु है आतंकवाद। इस देश में जितने भी बम ब्लास्ट हुए, एक भी मुसलमान ने नहीं किए। फटाका फूट जाता है, टीवी पर चेहरा मुसलमान का दिखाई देता है। फटाका भी अगर कहीं फूट जाए तो टीवी पर चेहरा दिखाई देता है मुसलमान का, और कहते हैं इसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। कौन सा? इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई संगठन ही नहीं है। इंडियन मतलब भारतीय, मुजाहिदीन मतलब मुसलमान से जुड़ा हुआ, बस नाम देते इंडियन मुजाहिदीन। ना पाकिस्तान ने संगठन बनाया, ना बांग्लादेश ने संगठन बनाया, ना अफगानिस्तान ने संगठन बनाया, और ना इसका कोई अध्यक्ष है। ये इंडियन मुजाहिदीन RSS ने बनाया हुआ संगठन है।
आरएसएस ने बनाया, नाम दे देते इंडियन मुजाहिदीन, जिसका कोई अध्यक्ष ही नहीं। कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, असीमानंद चैटर्जी, जोशी, कुलकर्णी, ये जब पकड़े गए, सारे सारे ब्राह्मण आरएसएस के थे। जब पकड़े गए तो असीमानंद चैटर्जी ने हाई कोर्ट में कन्फेक्शन दिया कि उसने 21 जगह बम ब्लास्ट किया। बदनाम मुसलमान हुआ। मुसलमान को आतंकवाद के नाम पर जेल में डाल देते हैं। 20 साल बाद रिजल्ट आता है, निर्दोष था, जेल में गया, उम्र 20 साल की थी, निर्दोष हुआ, उम्र 40 साल की, जवानी जेल में चली। गोधरा हत्याकांड जब हुआ तो गोधराम के आसपास सबसे ज्यादा आदिवासी लोग निवास करते। दाहोद, गोधरा जिला है गुजरात का, दाहोद ये मध्य प्रदेश से लगे हुए एरिया है, सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। और आदिवासी का बड़े पैमाने पर मुसलमानों को काटने के लिए आदिवासियों का इस्तेमाल किया। जेल में आदिवासी भी सड़ रहा है, मुसलमान भी सड़ रहा है। जब मैं गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकाला और गोधरा जिला गया तो आदिवासी भी रो रहे थे, मुसलमान भी रो रहे थे कि हमारे बच्चे अभी भी जेल में हैं, ना आरएसएस वाले मदद कर रहे हैं, ना विश्व हिंदू परिषद वाले मदद कर रहे हैं। मैं बोला वो मदद क्यों करेंगे, उनको इस्तेमाल करना था, कर लिया। खुद को हिंदू मानते हो ना, हाँ, तो उन्होंने इस्तेमाल करना था, कर लिया। हिंदू मानते बैठो जेल में। जेल में गए गोधरा के मुस्लिम बच्चे, आदिवासी बच्चे, 18 साल का लड़का जेल में गया, 20 साल बाद रिजल्ट आया, निर्दोष है, गई जवानी जेल में। जितने भी बम ब्लास्ट हुए, ये माइक पर बोल रहा हूं, देश भर में हम लोग बोल रहे हैं, एक भी मुसलमान ने नहीं किया, आरएसएस के लोगों ने किया, लेकिन चेहरा टीवी पर मुसलमानों का दिखाई देता है। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, पुलिस ने रिपोर्ट पब्लिश की। क्या पब्लिश की? हाई कोर्ट में रिपोर्ट। पुलिस वाले देखिए कितने बदमाश होते हैं। क्या रिपोर्ट पब्लिश की? टोपी मिली, दाढ़ी मिली। मालेगांव बम ब्लास्ट में पुलिस ने क्या कहा रिपोर्ट में? टोपी मिली और टोपी मिली, बात समझ में आ रहा है। अब मुसलमानों की दाढ़ी कैसे मिलेगी भागदौड़ में? टोपी मिलेगी, बात समझ में आ रहा है, दाढ़ी कैसे मिलेगी? गांधी की हत्या किसने की? किसने की गांधी की हत्या? गोडसे कौन था? और हत्या करने के लिए उसने कौन सी वेशभूषा ली थी? याद देखिए, उसने खतना भी कराया था। ये जानकर है गांधी की हत्या गोडसे ने की। गोडसे ब्राह्मण था, हत्या करने के लिए पहराव किसका लिया? मुसलमान। फिर भी समझ में नहीं आता हमारे लोगों को, बस ये सब की बात को मानना बाकी था, दूसरा कुछ नहीं। 45 साल से बाम से समझा रहा है, ओबीसी को बड़े पैमाने पर समझा रहे। क्यों? 52% है, जाग जाओ राजा बन जाओ, हमारी भी जरूरत नहीं। SC ST की भी जरूरत नहीं ओबीसी को, बस आप लोग जाग जाओ, राजा बन जाओ। ब्राह्मणों के पास में ओबीसी ज्यादा रहने की वजह से, जो बताया ना मैंने, तीन विभाजन जो हुए, तो ओबीसी ज्यादा रहने की वजह से सबसे ज्यादा ब्राह्मणाइजेशन, सबसे ज्यादा मनुवाद से ब्राह्मणवाद से पीड़ित ओबीसी है, सबसे ज्यादा। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि इस मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से ओबीसी को सबसे ज्यादा और सबसे पहले निकाला जाए। मालेगांव बम ब्लास्ट में मुसलमान कह रहे हैं टोपी मिली, दाढ़ी मिली। अरे ओरिजिनल होगी तो कैसे मिलेगी? टारगेट मुसलमान को किया जाता है। 21 जगह बम ब्लास्ट किए आरएसएस के लोगों ने। असीमानंद चैटर्जी ने कन्फेक्शन लिख कर दिया। मॉब लिंचिंग में एक मुस्लिम बच्चे को पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और आप लोगों को क्या कहते हैं? उसने चोरी किया था, उसने ये किया था, उसने वो किया था। आया था
यही बताते हैं ना, ये झारखंड का ही लड़का है, परवेज अंसारी, जमशेदपुर। क्या आरोप लगाया उसके ऊपर? क्या आरोप लगाया? चोरी का आरोप लगाया। चलो भाई, उसने चोरी की इसलिए आप लोगों ने मारा, बात समझ में आ रही। लेकिन मारने वाले ये क्यों कह रहे थे कि जय श्री राम बोल? आया खेल समझ में? चोरी की ना, चोरी की, आप लोगों ने मारा, पुलिस के हवाले करो, बात समझ में आ रही। लेकिन मारने वाले ये क्यों कह रहे थे जय श्री राम बोल? मारने वाले क्यों कह रहे थे जय श्री राम बोल? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ उसने चोरी नहीं की, ये मॉब लिंचिंग का मामला था। जिनको बात समझ में नहीं आ रही, वो गधों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। हम कैडर है ना वाम सिर्फ के, हमें तो बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हर चीज की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। तभी तो हर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटरप्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चोरी की बात समझ में आ रही। लेकिन मारने वाले जय श्री राम बोल क्यों बोल रहे थे उसको? बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। इसका मतलब वो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग थे जो मॉब लिंचिंग का शिकार दरवेज को उन्होंने किया। ऐसे बहुत सारे देश भर में घटनाएं हैं। मैं ये बातें आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं कि इस देश में टारगेट जो है मुसलमानों को किया जाता है, लेकिन साथियों मुसलमान निशाना नहीं है, निशाना हम SC ST OBC के लोग हैं। और खास करके OBC को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। जब मुसलमानों के घर जलाना है, उनको काटना है, पीटना है, तब हम बेहतरीन किस्म के हिंदू है। और जब नौकरी देने का समय आता है, रोजगार देने का समय आता है, तब OBC को कहते हैं सर्टिफिकेट लाओ, क्रिमिनल सर्टिफिकेट लाओ, तब हम हिंदू नहीं रहेंगे। जो परिस्थिति आपको बताई जाए, ये षड्यंत्र इस देश में हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इस देश में वर्तमान में 2 प्रकार की लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई चल रही है धार्मिक ध्रुवीकरण की। धार्मिक ध्रुवीकरण का आंदोलन इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग चला रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण से हिंदुत्व मजबूत करते हैं। अगर हिंदुत्व मजबूत होगा तो हिंदुत्व का ठेकेदार ब्राह्मण है, ब्राह्मण मजबूत होगा और ब्राह्मण मजबूत हुआ तो हमारी गुलामी दीर्घजीवी होगी। इस धार्मिक ध्रुवीकरण में मुसलमान टारगेट होता है और हम SC ST OBC के लोग निशाने बन जाते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से आज देश की एकता अखंडता खतरे में आ चुकी है। देश की एकता अखंडता खतरे में आ चुकी है। देश विभाजन के कगार पर आ चुका है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, भारत के और टुकड़े होने की संभावना है। जो परिस्थिति आपको बताई जा रही है, इतनी गंभीर परिस्थिति कि देश विभाजन के कगार पर आ गया, ये धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से। क्यों? क्योंकि 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ता है तो भारत के किसी भी गांव के ग्राम पंचायत का पंच नहीं बन सकता। सरपंच कहां से बनेगा जब उसकी औकात ही सरपंच बनने की नहीं है, पंच बनने की नहीं है? वो देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है, कौन होगा? ब्राह्मणों की 2 कमी, एक तो संख्या में अल्पसंख्यक और विदेशी। हमारी मजबूती 2 है, हम संख्या में बहुसंख्यक और दूसरा इस देश के मूल निवासी। ब्राह्मण संख्या के आधार पर पंच नहीं बन सकता ग्राम पंचायत का। देश का प्रधानमंत्री चुनता है, देश को चला रहा है, देश का शासक बना हुआ है। कैसे? वो मुसलमानों को टारगेट करता है और हम SC ST OBC को हिंदू बनाता है। ये SC ST OBC, ये तब तक SC ST OBC है। हिंदू कब बनते हैं? ये ब्राह्मण मुसलमान को करता है टारगेट। क्या टारगेट? जैसे ये टारगेट होता है 24 घंटे टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है, पेपर में छपवाई जाती है। हिंदू की प्रतिक्रिया हो रही है इसके अंदर, हिंदू की प्रतिक्रिया SC ST OBC में। मुसलमान को टीवी पर दिखा रहा है, अभी मदरसा का टीवी पर चल रहा है 24 घंटे।
मदरसा, योगी मदरसा की गिनती करना चाहता है, ये करना चाहता है, मुसलमान होने नहीं दे। और उन्होंने तो एक मुसलमान तो बिठा कर ये रखा है विरोध करने के लिए। कौन? ओवैसी। उसके पास तो कोई काम धंधा तो है नहीं। हाँ? सही बात। ये वो भी आरएसएस स्पॉन्सर्ड है। योगी ने कहा मदरसे की गिनती करो, आरएसएस ने कहा ओवैसी को जाओ बयान दो, गिनती नहीं होने देंगे मदरसा की। मदरसा का मामला ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला है। दिया उसने स्टेटमेंट, उसने ओवैसी ने स्टेटमेंट दिया। हाँ, फिर योगी जो SC ST OBC के लोग, देखो देखो योगी जी कितना अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये देखो विरोध कर रहा है। तो ये SC ST OBC ये हिंदू इनके दिमाग में भी आता नहीं। मैंने कहा ना, भारत में कोई भी व्यक्ति परिचय में कहता है क्या मैं हिंदू हो, बिल्कुल नहीं कहता। SC ST OBC कहता है, ज्यादा से ज्यादा जाति बताता है। ये SC ST OBC है। जैसे ही मुसलमान टारगेट हुआ, ये हिंदू की प्रतिक्रिया इनमें शुरू हो जाती है। जैसे ही हिंदू की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, ये अल्पसंख्यक 3.5% ब्राह्मण ये आ रहा है हिंदू के नाम पर, आ रहा है आगे, और ये हिंदू के नाम पर बहुसंख्य बन जाता है। बन गया बहुसंख्य, हिंदू के नाम पर वो बहुसंख्य बन जाता है और दीर्घकाल तक राज करता है। इस्तेमाल हम SC ST OBC का करता है। उदाहरण के लिए बाबरी मस्जिद का आंदोलन चला है। चलो, कांग्रेस के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनी, अब किसने रोका है? किसने रोका है? प्रधानमंत्री बीजेपी का है, RSS का। होम मिनिस्ट्री उनके नियंत्रण में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके नियंत्रण में है। अब रोका है किसी ने? राम मंदिर बनवाने के लिए रोका है किसी ने? किसी ने नहीं रोका। चलो भाई, कांग्रेस ने नहीं बनाया, बात समझ में आ रही। बीजेपी को किसने रोका है? सारी यंत्रणा उनके पास है, लेकिन वो राम मंदिर नहीं बना रहे। क्यों? राम मंदिर बनाएंगे तो झगड़ा कैसे लगाएंगे? राम मंदिर नहीं बनेगा तो ना झगड़ा लगते रहेगा बीच बीच में। क्या बोलते हैं? राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। साला अभी तक तारीख नहीं बताए। हम तो कह रहे हैं ईंटें चाहिए हम देते, सीमेंट चाहिए हम देते, रेती चाहिए हम देते, लेबर चाहिए हम देते, मिस्त्री चाहिए हम देते। मंदिर कब बना रहे हो? सिर्फ इतना होता। वो मंदिर बनाने वाले नहीं है, क्योंकि मंदिर बनेगा तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब तक हिंदू मुसलमान का झगड़ा होगा नहीं, तब तक ब्राह्मण को फायदा होगा नहीं। ये षड्यंत्र हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस देश में जो देश की हालात और परिस्थिति जो गंभीर हुई है, ये दो चीजों की वजह से कि ये विभाजन उनका हथियार है, जिससे हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। हम शिक्षित है, जागरूक नहीं है। शिक्षित क्यों है? क्योंकि हमें एकेडमिक एजुकेशन मिला है। जागरूक क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सोशल एजुकेशन मिला नहीं है। और सोशल एजुकेशन भारत के किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। इसीलिए साथियों, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये OBC कैसे बना? 2 सितंबर 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना। उसके बाद में इस देश में संविधान सभा का चुनाव हुआ। अगर गांधी जी सबकी आजादी का आंदोलन अगर चला रहे थे, तो संविधान सभा का चुनाव, अधिकार मिलने का चुनाव, फिर गांधी जी ने OBC को टिकट क्यों नहीं दी? संविधान सभा का चुनाव, अधिकार मिलने का चुनाव, गांधी जी ने OBC को टिकट नहीं दी। OBC के 3 लोग गांधी जी के विरोध में चुनाव जीत कर गए। 2 महाराष्ट्र के थे, 1 पंजाब के थे। OBC को टिकट नहीं दी। संविधान का मामला, अधिकार का मामला, फिर ये अधिकार मिले कैसे? बाबा साहब अम्बेडकर
हम मूल्यवासी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी ने बाबा साहब को कहा ओबीसी को टिकट नहीं दी, और बाबा साहब को कहा मिस्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। क्योंकि गांधी जी जानते थे ये लड़ झगड़ने वाला आदमी अगर अंदर आएगा तो ये अधिकार लेकर रहेगा, तो कहा खिड़कियां भी बंद कर दो। बाबा साहब महाराष्ट्र में चुनाव में खड़े हुए, संविधान सभा का चुनाव, 2000 रुपए क्राइटेरिया था प्रचार प्रसार का, गांधी ने 25,000 रुपए खर्चा किए, बाबा साहब को चुनाव में हराए। पहला भ्रष्टाचार गांधी और नेहरू ने किया। दुनिया का विद्वान व्यक्ति चुनाव हार गया और चौथी बार चुनाव जीत गया, काजोलकर। बंगाल में अधिकार कैसे मिले ओबीसी को, आदिवासी को, शेड्यूल कास्ट को? मैं आज शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की बात कहने नहीं आया हूं, ये ओबीसी को अधिकार कैसे मिले, जबकि संविधान सभा में ओबीसी को टिकट ही नहीं दी। 3 ओबीसी के लोग गांधी के विरोध में चुन कर गए, अधिकार कैसे मिले? बंगाल में फजलुल की प्रजादर्शक पार्टी थी, एक मुस्लिम व्यक्ति थी, उसमें 2 कैबिनेट मंत्री थे, एक मलिक और जोगेंद्रनाथ मंडल। मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर को चिट्ठी भेजी और कहा बंगाल हम आपको भेजते, और जोगेंद्रनाथ मंडल संविधान सभा का चुनाव जीत कर गया था, अपने पद का इस्तीफा दिया और अपनी जगह पर बाबा साहब को खड़ा किया। आज के लोग पद के लिए कुछ भी करते, उसने लात मारी पद को, बाबा साहब को खड़ा किया, 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, खुलना, जसोर, फिरोजपुर, बोरीसा, जिन 4 जिला से बाबा साहब चुनाव जीत कर गए, वो 4 जिले पाकिस्तान, गांधी ने पाकिस्तान को दे दिए। उस वक्त वो पूर्वी पाकिस्तान में था, आज वो 4 जिले बांग्लादेश में। हालांकि वो 4 जिले भारत में ही रहने चाहिए थे, क्यों? क्योंकि वहां पे 71% हिंदू थे। क्राइटेरिया का था पाकिस्तान का कि जहाँ पे 51% मुस्लिम होंगे वो एरिया पाकिस्तान जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जिन 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, वहाँ पे 71% हिंदू थे, वो भारत में रहना चाहिए था, पाकिस्तान में दे दिया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का शरीर भारत में रहा, सदस्यता पाकिस्तान चली गई, और गांधी ने कहा मिस्टर अम्बेडकर संविधान लिखना है, पाकिस्तान का लिखो। कैसे बना संविधान? बाबा साहब बाबू थे क्या जो लिखने का काम कर रहे थे? संघर्ष करना पड़ा। जब सदस्यता बाबा साहब की गांधी ने पाकिस्तान में भेज दी, शरीर भारत में, बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया। बाबा साहब का संगठन और आंदोलन कोई एक प्रांत का आंदोलन नहीं था, 1500 जाति के लोग शेड्यूल कास्ट के बाबा साहब के साथ में जुड़े हुए थे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। 1942 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में सभा ली, 75,000 लोग थे ऑन रिकॉर्ड, 50,000 पुरुष, 25,000 महिलाएं और 1500 जातियों के लोग थे। बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किया, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा जो हमें संवैधानिक सुरक्षा ना दे, कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड जो नहीं देगा, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा। जब ये आंदोलन शुरू किया, तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, 2 मर गए, 5 रह गए, 2 विदेश चले गए, 3 रह गए। एक दिल्ली से दूर रहता था इसीलिए नहीं आता था, एक बीमार रहता था इसीलिए नहीं आता था। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया, और संविधान में टोटल आर्टिकल्स बाबा साहब ने 395 लिखी, और उनमें से 65 आर्टिकल्स बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST OBC माइनॉरिटी के हित में लिखी। बाबा साहब अम्बेडकर जब ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 का ड्राफ्ट बनाए, तो बाबा साहब अम्बेडकर कोई भी ड्राफ्ट बनाते तो गांधी ने रूल बनाया था कि वो पहले 3 लोगों को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद में सदन में चर्चा होगी। वो 3 लोग कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, कश्मीरी ब्राह्मण। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 का ड्राफ्ट बनाया
और मिलने के लिए पंजाब राव देशमुख जो भारत का पहला कृषि मंत्री था वो ओबीसी का था, तो आज गांधी के विरोध में चुनाव जीत कर गया था। हमारे महाराष्ट्र में विदर्भा नागपुर के पास जो अमरावती है उस इलाका है। तो पंजाब राव देशमुख बाबा साहब आम्बेडकर को मिलने के लिए गए। बाबा साहब आम्बेडकर ने ओबीसी के लिए ड्राफ्ट बनाया। बाबा साहब आम्बेडकर ने पंजाब राव देशमुख को टेस्ट करने के लिए कहा, पंजाब राव ये मैंने ड्राफ्ट बनाया है, थोड़ा पढ़ो तो। बताया नहीं ओबीसी का है, थोड़ा पढ़ो तो मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। बाबा साहब टहलने के लिए गार्डन में गए। आधा एक घंटा बाद बाबा साहब टहल कर जब आए तो पंजाब राव देशमुख रो रहा था। वो ड्राफ्ट पढ़ते पढ़ते रो रहा था। क्यों रो रहा था? तो बाबा साहब ने कहा, अरे क्यों, क्या हुआ? बोले बाबा साहब मैं आपके पास आया था कि हम ओबीसी के लिए कुछ दीजिए, हमारे लिए भी कुछ लिखिए, लेकिन बाबा साहब मेरे बोलने के पहले ही आपने ड्राफ्ट बनाया, इसलिए ये खुशी के आंसू मेरे आंखों में आए। लेकिन वो ड्राफ्ट 3 लोगों को पहले दिखाना पड़ता था, तब सदन में चर्चा होती। कम षड्यंत्र नहीं किया गया, ये आजादी का आंदोलन ऐसे ही थोड़ी चला। तो बाबा साहब ने सोचा कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण है, ड्राफ्ट ओबीसी का है। तो बाबा साहब ने सोचा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल शूद्र है, तो कम से कम इसको ड्राफ्ट ये देना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में ओबीसी का ड्राफ्ट दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे ही पढ़ा वैसे ही सवाल खड़ा किया। क्या सवाल खड़ा किया? बोले बाबा साहब हम तो SC ST को पिछड़े मानते थे, ये आपने अदर बैकवर्ड क्लास कहाँ से लाया? एक्चुअली बाबा साहब ने अदर बैकवर्ड कास्ट शब्द प्रयोग किया था, लेकिन गांधी जी ने कास्ट के बजाय क्लास शब्द गांधी जी ने किया। ये भी एक षड्यंत्र है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सवाल खड़ा किया, हम SC ST को बैकवर्ड मानते थे, ये आपने ओबीसी कहाँ से लाया? तो बाबा साहब ने कहा यस मिस्टर पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर थे। तो बाबा साहब भी बैरिस्टर थे। बाबा साहब ने कहा आप कानूनन मुद्दा उठा रहे हैं, संवैधानिक मुद्दा उठा रहे हैं। एस मिस्टर पटेल, मैंने जो ड्राफ्ट बनाया उसको मैं फाड़ देता हूँ, आप जो कह रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ। आया ध्यान में मामला? बहुत गंभीर बातें बता रहा हूँ, अभी कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, रियल फैक्ट जो है ओबीसी को लेकर वो बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें आगे हैं, क्या षड्यंत्र हुआ ओबीसी के साथ में। बाबा साहब ने ओबीसी के लिए बनाया हुआ ड्राफ्ट खुद फाड़े, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सवाल खड़ा किया कौन ओबीसी है, उसको ही लिखा आर्टिकल 340 में। क्या लिखा? कौन ओबीसी है। इसके लिए एक आयोग गठित किया जाएगा, वो आयोग देश भर घुमाया जाएगा और ओबीसी की कितनी जातियां ढूंढ कर लाएगी, फिर उसके बाद में उनको संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाएगा। लिखा 47 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओबीसी के लिए आयोग गठित नहीं किया। इसीलिए 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। कितने लोग जानते? 4 मंत्री पद का इस्तीफा बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिसमें 7 बिंदु थे और उसमें पहले नंबर का बिंदु था ओबीसी के लिए आयोग गठित नहीं किया, इसलिए बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। बाबा साहब का फोटो हम घर में नहीं लगाते, वो बात अलग है, दिमाग में भी नहीं लाते। जिस व्यक्ति ने हम लोगों के लिए इस्तीफा दिया, अभी क्या है, लात मारो मंत्री बना, लात मारो मंत्री बना। बाबा साहब ने 4 मंत्री पद को लात मारे, हमारे लोगों को 1-2 ही मंत्री मालूम है, लेबर और लॉ। बाबा साहब PWD विभाग के मंत्री थे। बाबा साहब ये जो बिजली है ना, ये पावर मिनिस्टर थे। 4 मंत्री पद, लेबर, लॉ, पावर एंड PWD, 4 मंत्री पद को लात मारे। बहुत खास बात बता रहा हूं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्णय लिया और ओबीसी को जलाने का कार्यक्रम बाबा साहब ने शुरू किया। आर्यन चंदापुरी बिहार का
आर.एल. चंदापुरी ने बिहार में रैली रखी ओबीसी की, जैसे आप लोगों ने आज ओबीसी की सभा रखी और ओबीसी की मीटिंग रखी और आदिवासी को चर्चा के लिए बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने, आर.एल. चंदापुरी ने ओबीसी की सभा रखी गांधी मैदान पटना में और बाबा साहब अम्बेडकर को ओबीसी को जगाने के लिए पटना बुलाया। नेहरू ने क्या किया जानते हो? बाबू जगजीवन राम के माध्यम से भोला पासवान शास्त्री, जो आजाद भारत का बिहार का पहला मुख्यमंत्री था, वो भोला पासवान शास्त्री के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के उस रैली के ऊपर पथराव चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण तक होने नहीं दिया। ये बात हमें कैसे पता चली? ये नेहरू ने किया। कैसे पता चली? नेहरू मर गया, बाबा साहब चले गए, बाबू जगजीवन राम चले गए, भोला पासवान शास्त्री जिंदा रहा, मुख्यमंत्री बना, वो जिंदा रहा था, मुख्यमंत्री बना। जब वामसेब के लोगों ने बिहार में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, और तब उसको भाषण के लिए बुलाया, तब वो बूढ़ा हो चुका है, अब जिंदा नहीं है भोला पासवान शास्त्री, तब उसको भाषण के लिए बुलाया। वो आया भाषण के लिए, बूढ़ा था, अब मरने के कगार पर, तो उसने भाषण में ये बात कही, हम रिकॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्ड है, क्या कहा? मैं अभी मरने के कगार पर आ चुका हूँ, बड़ा बोझ मेरे सिर के ऊपर है, मैं वो साथ में लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं राह देख रहा था कि ये कब बताऊँ, कब बताऊँ, कब बताऊँ। और उस भाषण में कहा, मेरे मसीहा रो रहा था, मेरे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर जब बिहार धरती पर पहली बार आए, तब हमने ही उनके ऊपर पथराव फेंके, और ये पथराव जो मैंने फेंके, ये मैंने खुद नहीं फेंके, तो मुझे बाबू जगजीवन राम ने फेंकने के लिए कहा, और बाबू जी को नेहरू ने कहा। बताया भी, दोनों की भी बात थोड़ी सी जमा कर रखी और नेहरू का नाम आखिरी में ले लिया, तो हमको पता चला। आर.एल. चंदापुरी ने किताब लिखी और किताब में कहा कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की अगर सुरक्षा नहीं करते, तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हो जाती। भाषण ही होने नहीं दिया। आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी को क्या जगाने वाले थे, क्या बताने वाले थे? फिर 1952 में आजाद भारत का पहला चुनाव, आजाद भारत का पहला चुनाव। आप लोग कहते हैं कि ये आज़ादी हम सबकी आज़ादी है, अगर ये सबकी आज़ादी थी 15 अगस्त 1947, तो संविधान क्या कहता है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आजाद भारत का पहला चुनाव, अगर सबकी आज़ादी थी तो नेहरू ने सबको टिकट देनी चाहिए थी। आजाद भारत का पहला चुनाव और 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकट नेहरू दे रहा है और 47% ब्राह्मण चुनवा कर ला रहा है। आ रहा है मामला समझ? ये सबकी आजादी थी। 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकट आदि, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। 1952 के चुनाव में बाबा साहब भी चुनाव में खड़े थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें ओबीसी का मुद्दा बाबा साहब अम्बेडकर ने टेक ओवर किया। नेहरू ने सोचा अगर मिस्टर अम्बेडकर की लीडरशिप अगर ओबीसी में इस्टेब्लिश हो जाए तो SC ST बाबा साहब के साथ में, अगर ओबीसी भी अगर बाबा साहब के साथ में चल जाए तो इस देश में ब्राह्मणों के लिए संकट खड़ा हो सकता है। तब जाकर 1953 में ओबीसी के लिए आयोग गठित किया, उसमें भी बदमाशी की। क्या बदमाशी की? आयोग किसका था? ओबीसी का। आयोग किसका था? ओबीसी का। चेयरमैन कौन होना चाहिए था? ओबीसी चाहिए था ना। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कोकणस्थ ब्राह्मण को चेयरमैन बनाया। क्या नाम उसका? काका साहब कालेलकर। ये था कोकणस्थ ब्राह्मण। कोकण का को और ब्राह्मण का ब्रा जोड़ दो, क्या होता है? क्या होता है?
कोकन का को और ब्राह्मण का ब्रा, जोड़ दो क्या होता है? कोबरा। और कोबरा सांप की ऐसी प्रजाति है, दसले बगैर पानी मांगे राम नाम सत्य हो जाता है। होता है या नहीं? उसको चेयरमैन बनाया, कोकणस्थ ब्राह्मण को। वो देश भर घुमा, उसने 2298 जाति ढूंढ कर लाई ओबीसी की। कितनी जाति? 2298 जाति ढूंढ कर लाई। लाने के बाद में रिपोर्ट राजेंद्र प्रसाद के सामने प्रेजेंट किया। राजेंद्र प्रसाद ने देखा 2298 जाति, अब इनको रिजर्वेशन देना होगा। राजेंद्र प्रसाद ने, पहले फोन हुआ करते थे, ऐसे 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 घूमते थे ना, हाँ, घुमाया नेहरू को कि तुम्हारे लिए मृत्यु की घंटा इसने लाई है, आ जाओ जल्दी। नेहरू दौड़ कर आए, बोले क्या है? बोले ये काजल कौर ने 2298 जाति ओबीसी की ढूंढ कर लाई, अब इसको रिजर्वेशन देना होगा। नेहरू ने क्या कहा? कालेलकर को जानते हैं? नेहरू ने कहा, अबे गधे, पहले हम SC ST को दे रहे हैं, अब आपने ओबीसी की 2298 जाति ढूंढ कर लाई, अब इसको भी देना पड़ेगा। तो हमने ये जो आज़ादी का आंदोलन चलाया, ये ओबीसी को रेवड़ियाँ बांटने के लिए चलाया क्या? रेवड़ियाँ बांटने के लिए चलाया। और तुम्हें जो चेयरमैन बनाया, तो जातियाँ ढूंढ कर लाने के लिए बनाया या टाइम पास करने के लिए बनाया? अब वो छटके में चला गया कालेलकर, वो शौक। तो कालेलकर डर गया। तो कालेलकर ने कहा क्या करना होगा? तो नेहरू ने कहा ये आयोग के विरोध में लेटर लिखो। 32 पेज का लेटर लिखा कालेलकर ने। कितने पेज का? 32 पेज का। और वो आयोग का जो रिपोर्ट था वो नेहरू ने बाजू में रखा, और वो 32 पेज का रिपोर्ट लेकर सदन में गया कि इस आयोग का चेयरमैन ही आयोग को मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए इस आयोग के ऊपर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो कालेलकर आयोग कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया, फेंक दिया। फिर नेहरू चला गया, उसकी जायज संतान इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, बढ़िया नहीं। फिर ओबीसी का आंदोलन शुरू हुआ इस देश में। इस देश में आंदोलन शुरू हुआ। एक देवीलाल चौधरी नाम का ओबीसी का नेता था। देवीलाल चौधरी नाम का ओबीसी का नेता था, ओबीसी के लिए आंदोलन शुरू किया। उसी दौरान इमरजेंसी लागू हुई इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। सारे नेता जेल चले गए। देवीलाल तायू मोरारजी देसाई के पास गए और मोरारजी देसाई को कहा कि कालेलकर आयोग लागू करो। मोरारजी देसाई ने कहा जनसंघ, जनता पार्टी। मोरारजी देसाई ने कहा, क्या कहा? मेरी थोड़ी सरकार है, अगर आप लोग मुझे समर्थन देते तो मैं कालेलकर आयोग एक झटके में लागू करता। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देवीलाल ताऊ देश भर घुमा, ओबीसी को जगाया। देश भर घुमा देवीलाल चौधरी, ओबीसी को जगाया। जगाने के बाद सारे ओबीसी के लोग मोरारजी देसाई के समर्थन में खड़े हुए। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर देवीलाल ताऊ मोरारजी के पास गए और कहे, आपने वादा किया था कि कालेलकर आयोग लागू करेंगे, अब लागू करो। तो मोरारजी देसाई तो ओरिजिनल ब्राह्मण था। उसने क्या कहा जानते हो? बोले ये तो पुराना हो चुका है। क्या कहा? क्या कहा? ये तो पुराना हो चुका है, हमें तो नया गठन करना होगा ना, क्या देवीलाल जी? तो उसने कहा ठीक है भाई, करो नया, तुम ही गठन करो। तब जाकर इस देश में मंडल की चर्चा शुरू हुई। मंडल ये बिहार का था, बीपी मंडल, मधेपुरा जिला जो है ना बिहार में, उसका बीपी मंडल। फिर मंडल को चेयरमैन बनाया, और फिर इस देश में मंडल देश भर घुमा, और देश भर घूमने के बाद 3743 जाति मंडल ने ढूंढ कर लाई। कालेलकर ने कितने लाई थी? 2298। मंडल ने कितनी लाई? 3743। अब मंडल लागू ना हो, इसलिए गुजरात में दंगे आरएसएस ने शुरू कर दिए। अब क्या दंगे थे? SC ST को लेकर ओबीसी के कान में बताया कि आपकी नौकरियां SC ST के लोग चुरा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में 52% ओबीसी है और SC ST 22.5% है, गुजरात में है। तो गुजरात में दंगे शुरू किए, क्यों? मंडल लागू ना हो।
अब मंडल का आंदोलन कमंडल में बदलना होगा ना, कमंडल में कैसे बदलेगा? तो गुजरात में दंगे शुरू हुए और इस देश में आंदोलन शुरू हुआ, एससी एसटी वर्सेस ओबीसी शुरू हुआ आंदोलन। ओबीसी के लोग एससी एसटी के विरोध में, और एससी एसटी रोड पर मंडल लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, मंडल लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जो परिस्थितियां हैं आपको बता रहा। फिर मंडल का रिपोर्ट पब्लिश हुआ और मंडल ने यह आंकड़ा बताया, एससी, देखो ये आंकड़ा देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। मंडल ने आंकड़ा बताया ये एससी एसटी वर्सेस ओबीसी का झगड़ा कैसे रुका। मंडल ने जैसे ही रिपोर्ट, झगड़ा शुरू हुआ, ओबीसी के कान में बताया ना तुम्हारी नौकरियां एससी एसटी के लोग चुरा रहे, तो झगड़ा शुरू हुआ। क्यों झगड़ा लगाया आरएसएस ने? ताकि मंडल आयोग के बारे में ओबीसी को पता ना चले, इसलिए ओबीसी के लोग झगड़े में रहे, इसलिए झगड़ा शुरू किया, एससी एसटी के विरोध में शुरू किया। मंडल ने रिपोर्ट पब्लिश किया। रिपोर्ट सुनिए, एससी 15% है, मंडल ने कहा शासन प्रशासन में 9% है। आदिवासी 7.5% है, मंडल ने कहा 4.3% शासन प्रशासन में आदिवासी है। ओबीसी 52% है, मंडल ने कहा ये 3.2% था उस वक्त, मंडल लागू होने के पहले 3.2% ओबीसी शासन प्रशासन में। ये मंडल ने आंकड़ा प्रकाशित किया, भारत में 3.5% ब्राह्मण है और शासन प्रशासन में 82%। ये जैसे मंडल ने आंकड़ा बताया, ये जैसे बताया कि 3,743 जातियां ओबीसी की है और ओबीसी की नौकरियां एससी एसटी के लोगों ने नहीं चुराई है, बल्कि एससी एसटी की ही नौकरियां अभी तक पूरी नहीं हुई है। जब ये बात मंडल ने बताई तब आंदोलन रुक गया। फिर ओबीसी के लोगों को पता चला कि साला हमारा इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग, हमारी नौकरियां तो ब्राह्मण चुरा रहे और हमें बेवजह एससी एसटी के विरोध में लड़वा रहे थे। तब क्या हुआ, ओबीसी का जो आंदोलन है वो ब्राह्मण के विरोध में डाइवर्ट हुआ। देखिए बहुत खास बात, ओबीसी का जो आंदोलन है वो ब्राह्मण के विरोध में डाइवर्ट हुआ। जैसे ही डाइवर्ट हुआ, अब ब्राह्मणों का ऑक्सीजन क्यों है? ब्राह्मणों का ऑक्सीजन कौन है? ओबीसी है। ब्राह्मणों का ऑक्सीजन कौन है? ओबीसी है। अब जो ब्राह्मणों का ऑक्सीजन ओबीसी है, अब वो ओबीसी ब्राह्मणों के विरोध में चला गया तो ब्राह्मण हरिद्वार में इकट्ठा हुए। बहुत खास बात बता रहे हैं, ब्राह्मण कहाँ इकट्ठा हुए? हरिद्वार में। और ब्राह्मण ने चिंतन किया कि अब ओबीसी को कैसे रोकना होगा। ब्राह्मण ने चिंतन किया ओबीसी को कैसे रोकना होगा, तो ब्राह्मण के ध्यान में आई कि एक ओबीसी जब दूसरे ओबीसी को मिलता है तो क्या कहता है? राम राम कहता है। हमारे जिलाध्यक्ष है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष है और 12 साल आरएसएस में रहकर आए हैं, तो हम लोग जाता है। तो क्या कहा, जब एक ओबीसी, ब्राह्मण चिंतन कर रहे हैं हरिद्वार में, एक ओबीसी जब दूसरे ओबीसी को मिलता है तो क्या कहता है? राम राम। तो ब्राह्मण को समस्या का समाधान मिल गया कि जो ओबीसी अब ब्राह्मण के विरोध में चला गया, अब इस ओबीसी को रोका कैसे जाए। तो ब्राह्मण ने कहा ओबीसी को कि आपके राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान उसको बनने नहीं देना चाहते। कोई भी मुसलमान विरोध नहीं कर रहा था। ओबीसी ब्राह्मणों के विरोध में ना जाए, इसीलिए ओबीसी के कान में बताया कि आपके राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाना चाहते हैं, मुसलमान बनने नहीं दे रहे। मुसलमान कोई विरोधी नहीं कर रहा। और जो मंडल का आंदोलन एससी एसटी ओबीसी के लोग, फिर बाद में एससी एसटी ओबीसी के लोग फिर शुरू कर दिए।
पहले SC/ST के ही थे, फिर OBC ज्वाइंट हो गए और मंडल का आंदोलन शुरू हुआ। माननीय काशीराम साहब ने बड़ी मेहनत की, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी, ये सारे लोग मंडल से निकले हुए लोग हैं। OBC की जो लीडरशिप निकली ना, ये मंडल की वजह से निकली। अब शुरू किया, आपके राम का मंदिर अयोध्या में बना रहे, मंडल का आंदोलन कमंडल में परिवर्तित कर दिया। सारे OBC के लोग मंडल छोड़ दिए और राम मंदिर के पीछे लग गए, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा थोड़ा मुसलमानों को देखो तो, हम बनाना चाहते हैं, बनाने नहीं दे रहे। उसी बीच इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। याद आ रहा है कुछ? इंदिरा साहनी लड़की नहीं है, आदमी का नाम है। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार का केस सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजमेंट OBC के विरोध में दिए। बहुत खास बात अभी बता रहा हूं, बहुत खास बात। 4 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने OBC के विरोध में दिए। वो 4 जजमेंट कौन से थे? पहला जजमेंट, 52% OBC को 52 नहीं मिलेगा, 27 मिलेगा। पहला जजमेंट मतलब 52 लोग घर में रह रहे, सरकार कह रही 27 को खाना मिलेगा, और 27 के खाने में कितनों को खाना होगा? 52 को खाना होगा। पहला जजमेंट। दूसरा जजमेंट, जिनको 27 मिलेगा उनको क्रीमिलियर लागू होगा। क्रीमिलियर मतलब जिनकी 6 लाख इनकम होगी उस OBC को रिजर्वेशन नहीं होगा। फिर तीसरा जजमेंट क्या विरोध में दिया? OBC को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा। SC/ST का आदमी चपरासी से बाबू बन गया, OBC चपरासी ही रहा, तो ब्राह्मण ने कान में बताया, मैंने कहा था ना संविधान तुम्हारे लिए नहीं है, वो देखो उसके लिए, वो बाबू बन गया, तुम तो चपरासी हो। ये संविधान ने किया या सुप्रीम कोर्ट ने OBC के विरोध में जजमेंट दिया? OBC को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा। और चौथा जजमेंट क्या था जानते हो? मंडल आयोग ने 3743 जातियां ढूंढकर लाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 1998 जाति को OBC माना जाएगा, 1745 जाति को OBC माना नहीं जाएगा। आज जितने भी झगड़े चल रहे हैं वो 1745 जातियां है, ना SC है, ना ST है, ना OBC है। अपने हक और अधिकार के लिए तब से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अभी तक उनको कुछ नहीं मिल रहा है। अब आया ध्यान में 4 जजमेंट OBC के विरोध में। 16 नवंबर 1992, तारीख ध्यान रखो, 16 नवंबर 1992। और ये 4 जजमेंट OBC को पता ना चले, इसलिए क्विक डिसीजन लिया और 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई। 16 नवंबर 6 दिसंबर, कितना समय होता है? 20 दिन के बाद बाबरी मस्जिद गिराई। सारे OBC के लोग मंडल को छोड़ दिए। वो 4 जजमेंट OBC के विरोध में जो आए थे उसको भी भूल गए और सारे लोग कमंडल के आंदोलन में शामिल हुए। क्या शामिल हुए? मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो आडवाणी को पत्रकारों ने सवाल पूछा, मंदिर कैसे बनाओगे? वहां पे तो मस्जिद है, मंदिर कैसे बनाओगे? आडवाणी ने सोचा, अगर मैं कहूँ कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाऊंगा तो साला मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो आडवाणी ने जवाब क्या दिया? पंडित लोग होशियार होते हैं ना। जवाब क्या दिया? हम थोड़ी बनाने वाले, राम लल्ला आएंगे वही मंदिर बनाएंगे। राम लल्ला आएंगे वही मंदिर बनाएंगे, हम थोड़ी ना बनाने वाले। अब झारखंड में लल्ला बोलते हैं क्या किसी को? बहुत कम बोलते होंगे, लेकिन आप बिहार जाओ, आप यूपी जाइए, उधर छोटे बच्चे को लल्ला बोलते हैं। गाना तो सुना होगा, यशोदा का नंद लाला, लाला लल्ला ऐसे शब्द बोलते हैं। लल्ला, लल्ला मतलब छोटा बच्चा। तो आडवाणी ने पत्रकारों को क्या कहा? हम कहाँ बना रहे हैं, राम लल्ला आएंगे वही मंदिर बनाएंगे। अगर कहता मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाएंगे तो जेल होती ना।
जवाब दिया, हमारे लोग खुश, हमारे लोग ओबीसी के लोग राम लल्ला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मंडल का आंदोलन हमारे लोग छोड़ दिए और कमंडल के पीछे छोड़ गए। बहुत सारे ओबीसी के लोग इतने धुरंधर थे, क्या बताऊं आपको, वो बाबरी मस्जिद की ईंटें अपने घर में लेकर आए। वो बाबरी मस्जिद की घर में लेकर आए, और कभी कभार हम लोग जाते हैं ना फील्ड में, तो वो लोग कभी कभार फील्ड जाते हैं, तो मेश्राम साहब ने एक किस्सा बताया कि मेश्राम साहब एक ओबीसी के घर में गए थे, कार्यक्रम होगा वो जिला में गए, तो ओबीसी के घर में ही मेश्राम साहब की रहने की व्यवस्था रखी गई। तो वो ओबीसी जो राम मंदिर के आंदोलन में शामिल था, वो मेश्राम साहब को अपने रूम में लेकर गया, अंदर के रूम में जहाँ पे भगवान रहते थे उधर, और बोले मेश्राम साहब ये ईंट देख रहे हो ना, ये ईंट। तो साहब ने कहा हाँ बोलो क्या हुआ, ये ईंट साधारण ईंट नहीं है। कुछ भी बोल रहे यार, मिट्टी की ईंट है। नहीं, ये है मिट्टी की, लेकिन साधारण ईंट नहीं है। तो बोले क्यों, ये ईंट जो है ना, बाबरी मस्जिद की ईंट है, मैं था उसमें लेकर आया। मेश्राम साहब बोले वो ईंट पकड़ हाथ में और अपने माथे पर कि मुझे बताया तो बताया, पुलिस को मत बता, अंदर जाएगा, पता चलेगा तू भी तोड़ फोड़ में शामिल था तो अंदर चला जाएगा। तो तब जाकर उसको झटका लगा, तो ईंट गायब की वहां से। तो उसकी बीवी बता रही थी कि कोई भी घर में आता तो पहले ईंट दिखाता था। देखो कितना उसने तीर मारा। साथियों इतना गंभीर मामला कि मंडल कमंडल में बदल गया। एक ओबीसी का नेता था, उसने मोर्चा निकाला उस दौरान, मोर्चा में नारा चला। कौन सा नारा? ओबीसी का पिछड़ों का नारा है 90 भाग हमारा। पिछड़ों का नारा है 90 भाग। तो पत्रकार ने उसको सवाल पूछा, नारा बड़ा प्यारा है लेकिन 90 भी लोग साथ में नहीं है। नारा बहुत अच्छा दे रहे हो लेकिन 90 लोग साथ में नहीं है आपके। नारा तो बड़ा प्यारा है कि पिछड़ों का नारा है 90 भाग हमारा है, ओबीसी का नारा है 90 भाग हमारा है, लेकिन 90 भी आपके साथ नहीं है। तो उसने क्या कहा पत्रकार को जानते हैं? मेरे साथ कैसे रहेंगे? वो तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गए हैं। मेरे साथ कैसे रहेंगे? वो तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गए। अगर मेरे साथ होते तो सही में 90 हमारा होता, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। साथियों, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई 6 दिसंबर 1992 में, 20 दिन के बाद, वो जजमेंट के 20 दिन के बाद। अब ये 4 जजमेंट ओबीसी के विरोध में कैसे? 52% ओबीसी को 52 नहीं 27 मिलेगा। तो ओबीसी ने कहा इतने सालों से दिया नहीं, चलो भाई अभी दे रहे हो तो दो, 27 तो भी दो। दूसरा जजमेंट, 27 जिनको मिलेगा क्रिमिलियर लागू होगा। अभी ये क्रिमिलियर क्या है? जिनको दांत है उनको चने नहीं दिया, और जिनको दांत नहीं उनके सामने चने रख दिया। मतलब जिस ओबीसी का बच्चा पढ़ रहा है, सरकार ने कहा उसको रिजर्वेशन नहीं। फिर रिजर्वेशन किसको? जो ओबीसी का बच्चा चारवाक बना हुआ है, खेती कर रहा है, पढ़ाई छोड़ दिया है, गरीब घर का है, तो सरकार ने कहा उसको रिजर्वेशन। रिजर्वेशन ठीक है क्या? अपाहिज लोगों को की हुई मदद है, गरीब लोगों को की हुई मदद है। रिजर्वेशन ये प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है। एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें 52% प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? अगर 100 टीचर की जगह है तो 52 टीचर ओबीसी के होने चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन, सो दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन इज नॉट ए रिजर्वेशन, the only representation। आरक्षण नहीं है, ये प्रतिनिधित्व है। 100 में 52 ओबीसी के होने चाहिए, ये है प्रतिनिधित्व।
तो जो ओबीसी का बच्चा महाविद्यालय में पढ़ रहा है, जो ओबीसी जो अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको रिजर्वेशन नहीं। क्यों? 6 लाख रुपए इनकम है इसकी, फिर किसको? गरीब को चाहिए। अब गरीब का बच्चा ना पढ़ाई कर रहा है ना कुछ कर रहा है। ये जो दूसरे नंबर का जो जजमेंट दिया, इसमें दुधारी तलवार इस्तेमाल की। दुधारी मतलब जो पढ़ा सकता है उसको भी काट दिया, और जो पढ़ा ही नहीं रहा है वो ऑलरेडी कटा हुआ है। इसका परिणाम क्या हुआ? मंडल के पहले 3% ओबीसी था, मंडल लागू हुआ, सिर्फ 2% बढ़ा। आज शासन प्रशासन में सिर्फ 5% ओबीसी है। तीसरा, ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा, और ये एससी एसटी में और ओबीसी में झगड़ा लगाने के लिए जजमेंट दिया। कैसे? अब एससी एसटी ओबीसी का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, 12वीं हुआ, ग्रेजुएट हुआ, एक ही स्कूल में, साथ में बड़े बड़े दोस्त भी हैं। वैकेंसी निकली एससी एसटी ओबीसी की, तीनों ने मिलकर फॉर्म भरा अपने अपने वैकेंसी से, तीनों भी एक ही डिपार्टमेंट में नौकरी पर लगे, चपरासी लग गए। समझाने के लिए उदाहरण दे, लग गए। अब एससी एसटी प्रमोशन से बाबू बन गए, अब ये चपरासी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमोशन नहीं होगा तेरा। समझे ना? बचपन से एक ही स्कूल में, इस कॉलेज में पढ़े लिखे, है? देखो कैसे घृणा निर्माण की। वीर पंडित ने ओबीसी को कहा, हमने कहा था नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, सभी ये तो एससी एसटी के लिए, ताकि एससी एसटी ये जजमेंट क्यों दिया? ये जजमेंट इसलिए दिया ताकि एससी एसटी ओबीसी का ध्रुवीकरण ना हो, भविष्य में कभी भी ध्रुवीकरण ना हो, इसलिए जजमेंट से। और चौथा जजमेंट 3743 जातियां ओबीसी की, 1998 जाति को ओबीसी माना, और 1745 जाति को। आज महाराष्ट्र के मराठा चिल्ला रहे, बिहार के मल्लाह चिल्ला रहे, ऐसे न जाने 1745 जातियां दर दर भटक रही है, ना वो एससी में है, ना वो एसटी में है, ना वो ओबीसी में है। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है और कभी कभी आंखों में पानी आता है कि वो 1745 जातियों के पास में ना ठीक से रेशन कार्ड है, ना ठीक से आधार कार्ड है, ना ठीक से वोटिंग कार्ड है, ना उनके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स है। वो आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर रहते, कब परसों कहाँ पर रहेंगे, ऐसे बेचारे वो घूमते रहते हैं। ऐसे 1745 जाति का सत्यानाश किया। हमारे में समझदारी डेवलप हुई। 75 साल हो गए आजादी को, इतना सत्यानाश हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, समझदारी डेवलप हुई? सिर्फ गर्वभाव महसूस, कौन सा? कि फलाने से मैं ऊंचा। एससी एसटी से भी बदतर हालत पर चले गए ओबीसी। 52 है भाई, 5 है सिर्फ शासन प्रशासन में। 1745 जातियां दर दर भटक रही है उसका कोई नेता है? कोई नहीं। साला एनआरसी लागू होगी तो 1745 जातियां सबसे पहले डिटेंशन कैंप में ढकेली जाएगी। उनके पास कुछ है ही नहीं, वो न बोलते ना इधर के ना उधर के, बीच का रख दिया उनको, ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी। साथियों, इस देश में आज 75 साल हो गए ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही। उसका कारण यह है कि इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती किसने नहीं होने दी? हर 10 साल बाद गिनती होती है। 1951 में तथाकथित आजाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण, ये प्रधानमंत्री था, उसने गिनती नहीं होने दी। फिर 10 साल बाद 61 में गिनती हुई, तब भी नेहरू प्रधानमंत्री था, उसने गिनती होने नहीं दी। फिर 71 में गिनती हुई, तब ब्राह्मण की लड़की इंदिरा गांधी, ये भी ब्राह्मण प्रधानमंत्री थी, उसने गिनती नहीं होने दी। फिर 81 में गिनती हुई, तो भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उसने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होने दी। फिर 91 में गिनती हुई, तब पीवी नरसिंह राव नियोगी ब्राह्मण भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गिनती होने नहीं दी। फिर 91 के बाद में 2001 में गिनती हुई, तब अटल बिहारी वाजपेयी ओरिजिनल ब्राह्मण भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होने दी। फिर 2011 में गिनती हुई,
तब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको लगा वो शिख होगा, उसका सरनेम कोहली है और वो खत्री ब्राह्मण है पंजाब का, उसने गिनती नहीं होने दी। अब 2021 में लॉकडाउन आया, कोरोना आया, अभी तक गिनती नहीं हुई और नरेंद्र मोदी ओबीसी के प्रधानमंत्री कहा जाता है, खाची जाति के है, गुजरात के, ओबीसी में आते, लेकिन ओबीसी की अभी तक जाति आधारित गिनती उसने नहीं की, बल्कि 2015 में ओबीसी के 314 बच्चे आईएएस की एग्जाम पास हुई, ट्रेनिंग हुआ, सिलेक्शन हुआ, बस अभी ज्वाइनिंग बाकी था, क्रिमिलियर लगाकर रिजेक्ट कर दिया। ओबीसी का प्रधानमंत्री, हमारे लोग खुश हो जाते, तेली जाति का, खाची जाति का, खुश हो गए, धड़ाधड़ बटन दबा दिए, प्रधानमंत्री बना, सम्मेलन होने लगा, सम्मेलन। और कितना सत्यानाश कर रहा है, 314 बच्चे ओबीसी के आईएएस के लिए सिलेक्ट हुए, पास हुए, ट्रेनिंग हुई, 2.5 साल का ट्रेनिंग होता है उत्तरांचल मसूरी में, ट्रेनिंग हुआ, अब ज्वाइनिंग बाकी था, तो कहा क्रिमिलियर लगाकर रिजेक्ट कर दिया। इस देश में जब जब प्रधानमंत्री ब्राह्मण रहा, तब ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होने दी। आज नरेंद्र मोदी आपको ओबीसी का लग रहा है, ये कौन है जानते हो? चारा है, केचवा है, मेरी भाषा में समझा। कौन है ये? चारा है, केचवा है। तो अब नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र केचवा, अब इसका नाम हम रखेंगे नरेंद्र केचवा। आप नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता हूं, मेरी उम्र कम है, अनुभव कम नहीं, और मैं भी किसी संगठन का राष्ट्रीय स्तर का जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर वो प्रधानमंत्री है तो, समझे ना? हाँ, तो उनको हम कहेंगे आज से केचवा। केचवा को दिखाया, आपको दिखाया केचवा को, केचवा को दिखाया और आपने उसका समर्थन किया, वो प्रधानमंत्री बन गया। दिखने में वो ओबीसी का है, लेकिन वो आरएसएस। इसलिए मैं कहता हूं ना, मेरे भाषण आप लोग शायद सुनते नहीं हैं, यूट्यूब पर नाम लिखिएगा प्रेम कुमार मीणा, आपको शेकड़ों स्पीचेस मिलेंगे। उसमें मैं कहता हूं, भले ही नरेंद्र मोदी जी को पैदा उसके बाप दामोदर ने किया है, लेकिन चड्डी पहनाने का काम आरएसएस ने किया है। मैं मेरे भाषणों में कहता हूं, इतना सत्यानाश आपको बताया, इतना बड़ा सत्यानाश। अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती तो ओबीसी का आंकड़ा बाहर आता, आंकड़ा आता तो बजट में ओबीसी को 52% प्रावधान होता। भारत का बजट कितना है? 27 लाख करोड़। कितना है? 27 लाख करोड़। 27 लाख करोड़, 27 लाख करोड़ भारत का बजट, उसमें 52 निकाल। कितना बजट ओबीसी के लिए? 52 निकाल लो आप। 52 रुपए नहीं आ रहे, 52 कहां से आएंगे? 52 रुपए नहीं आ रहे। क्यों? ओबीसी के नाम पर कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए ओबीसी के नाम पर कोई पैसा नहीं है। ओबीसी का अकाउंट धर्म के नाम पर है और धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण है। तो आज आपने क्या सीखा, मुझे एक ही लाइन में बताओ। ये इतनी राम कहानी आपको बताई मैंने, कितना है? बहुत लंबा बताया, 3 बज रहे, खाना भी नहीं खाया मैंने। तो आपका पेशेंस नहीं, मुझे ताली बात में बता। अब जो जितनी भी बात मैंने आप लोगों को बताई, इसमें मुझे एक बात बता। ओबीसी अच्छा, ओबीसी का जनगणना होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने आप को ओबीसी मानोगे, शूद्र समझोगे, तो इस देश में क्रांति होगी। अगर आपने अपने आप को हिंदू समझा तो आपका सत्यानाश होगा और ना ही आपका कोई अकाउंट होगा। तो करना क्या होगा? तो एक काम करना होगा। ओबीसी मैंने बताया कैटेगराइजेशन, ओबीसी 52 मतलब पूरा 52 नहीं है ना, उसमें एमबीसी है, घुमंतु जातिया है, क्रीमिलियर ओबीसी है, मिलकर 52 है ना। तो क्या करना होगा फिर हमें अलग अलग लड़ाई लड़ने के बजाय मिलजुल कर लड़ाई लड़नी होगी। अलग अलग लड़ाई लड़ने के बजाय मिलजुल कर लड़ाई लड़नी होगी।
वाम सेठ ने 45 साल में जो शक्ति का निर्माण किया, काय के लिए? चाटने के लिए? हमने ये जो 45 साल में शक्ति बनाई, काय के लिए? समाज को शासक बनाने के लिए। समाज को शासक बनाने के लिए हमने शक्ति का निर्माण किया। अगर हम अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी पिटाई होगी। शेड्यूल कास्ट को कहते हैं दलित, ओबीसी को कहते हैं जातिवादी, आदिवासी को कहते हैं नक्सलवादी, मुसलमानों को कहते हैं आतंकवादी, सिखों को कहते हैं उग्रवादी, और ब्राह्मण अपने आप को कहता है राष्ट्रवादी। वारे पट्टेश, मतलब हम दलित, हम जातिवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी और ब्राह्मण राष्ट्रवादी। इसलिए साथियों, देश की हालात और परिस्थिति बहुत गंभीर है और देश बहुत ही विकट परिस्थिति में आज गुजर चुका है कि संविधान पूर्णतः खत्म हो चुका है। सिर्फ बोलने का अधिकार बचा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये अगर खत्म हो जाए, संविधान पूर्णतः खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए 1925 में आरएसएस बनी और 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं और आरएसएस 2024 में पूरी ताकत लगाने वाली है। इसीलिए तो झारखंड में राजनीति को उथल-पुथल उन्होंने किया। क्यों किया? झामुमो और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा तो लोकसभा में बीजेपी को साथ सहयोग मिलेगा क्या झारखंड से? बस इतना ही जवाब है इसका। आपको क्या समझना है समझ लो। मेरे पास तो हिस्ट्री है राजनीति झारखंड की, मैं एक ही लाइन में जवाब दिया। क्या? 2024 में आरएसएस चुनाव जीतना चाहती है और कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन है, तो लोकसभा में फायदा कैसे होगा? इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि कांग्रेस के कुछ एमएलए, झामुमो के कुछ एमएलए अगर बीजेपी के समर्थन में खड़े हो जाए या खरीदे जाए तो झारखंड में बीजेपी समर्थन सरकार बना सकते, ताकि 2024 में लोकसभा में बेनिफिट लिया जा सके। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि इस देश में ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करने के विरोध में हम लोगों ने 25 मई 2022 को भारत बंद किया। जानकारी है आपको? फिर भी नहीं की। इसीलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब ने 29 नवंबर को ऐलान किया कि 29 नवंबर 2022 में हम भारत बंद करेंगे ओबीसी जाति आधारित गिनती ना करने के विरोध में। तो क्या आप लोग साथ सहयोग देने के लिए तैयार हो? आपको लगता है? हाँ, लेकिन अलग अलग होकर लड़ाई नहीं लड़नी। ये लड़ाई अगर लड़नी है तो मिलजुल कर लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि समस्या राष्ट्रव्यापी है। ये कोई झारखंड के ओबीसी की समस्या नहीं या गिरिडीह के ओबीसी की समस्या नहीं, राष्ट्रव्यापी समस्या है। तो राष्ट्रव्यापी संगठन बनाना होगा। नंबर 2, 6243 जाति की समस्या है तो 6243 जातियों का संगठन बनाना होगा। और नंबर 3, ये आंदोलन हम लोगों को खुद के बलबूते पर चलाना होगा। ये स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी आंदोलन चलाना होगा। अगर आप कांग्रेस से मदद लेंगे तो कांग्रेस की बोली बोलनी पड़ेगी, अगर बीजेपी से मदद लोगे तो बीजेपी की बोली बोलनी पड़ेगी, अगर आरएसएस से मदद लोगे तो आरएसएस की बोली बोलनी पड़ेगी। क्योंकि दुश्मन से सहारा लोगे तो दुश्मन इशारा करेगा, इशारा नहीं माने तो सहारा निकाल लेगा, तो आपका आंदोलन फिर खत्म हो जाएगा। तो आपको अगर लगता है कि बोली जनता की चलनी चाहिए तो हमें अपने खुद के बलबूते पर यह आंदोलन चलाना होगा। जिन लोगों को आज मेरी बात ये समझ में आई, मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूं कि अभी वर्तमान में मेरी जिम्मेदारी आपके झारखंड में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर लगाई गई है और प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 4 व्हीलर गाड़ी है, डीजल लगता है, पानी पर गाड़ी नहीं चलती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप लोगों को लगता है कि आंदोलन झारखंड के गांव देहात तक पहुंचना चाहिए, देश लेवल पर पहुंचना चाहिए, तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आंदोलन चलाने के लिए आप लोग अपने कमाई का यथाशक्ति जो भी देना चाहते हैं वो आप लोग साथ सहयोग देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार, जय।